सभी साथियों को मेरा नमस्कार। हम गोविंद पांडे यानी सरस्वती पांडे का अध्ययन करने जा रहे हैं और एक अच्छे अध्ययन के साथ आज पहली शुरुआत आप लोगों के साथ। सभी को राधे राधे। और आज का जो टॉपिक है वो है भाषा। तो भाषा के लिए क्या कहते हैं कि भाषा शब्द संस्कृत के भास धातु से निष्पन्न है, जिसका अर्थ है भाषा व्यक्तायाम वाची अर्थात व्यक्तवाणी। भाष्यते व्यक्तवागः रूपेण अभिव्यज्यते इति भाषा। अर्थात भाषा उसे कहते हैं जो व्यक्तवाणी के रूप में अभिव्यक्त की जाती है। तो भाषा को एक जनरली हम लोग जो समझते हैं कि जब हम अपनी वाणी से या ध्वनि चिन्हों से जो चीज़ बताते हैं या बोलते हैं और उसको दूसरा व्यक्ति उसको समझ लेता है आसानी से, तो यही हमारी जो आदान प्रदान की प्रक्रिया है, यही हम भाषा के माध्यम से करते हैं। तो इसको हम भाषा नाम से जानते हैं। लेकिन बात यहाँ पे आती है कि भाषा किससे बना हुआ है। तो इस पूरे पैराग्राफ में एक ही क्वेश्चन बन रहा है कि ये संस्कृत के भास धातु से बना है। तो इसको याद रखना है। भास में भी हमको हलंत पे ध्यान देना है और स कैसा आया है उस पे ध्यान देना है। तो प्रश्न अगर पूछते हैं तो वहाँ पे दंती स या तालवी श का प्रयोग हो सकता है। तो हमको यहाँ पे मूर्धन्य स के साथ हलंत को याद रखना है, जहाँ पे भास धातु जो होती है मूर्धन्य श के साथ हलंत के साथ होगी। तो एक प्रश्न यहाँ पे बनने की संभावना है कि भाषा जो बना है वो संस्कृत के भास धातु से बनती है। ज़्यादा भाषा हम जानते हैं ये एक आदान प्रदान करने का एक माध्यम है। इस भाषा के संबंध में विद्वानों ने जो मत दिए हैं उनको हमको ध्यान में रखना है कि कैसे हम उसको एक एक वर्ड कोड करके याद कर सकते हैं। तो पहला जो कोटेशन है भारतीय विद्वानों के अनुसार, व्यक्ताः वाची वर्णा येषा त इमे व्यक्तवाचः, अर्थात जो वाणी वर्णों में व्यक्त हो उसे भाषा कहते हैं। तो अगर कोटेशन आती है क्वेश्चन के रूप में कि व्यक्ताः वाची वर्णा येषा त इमे व्यक्तवाचः, किसकी डेफिनेशन है? तो ये जो प्रश्न है व्यक्ताः वाची वर्णा एषा त इमे व्यक्तवाच, इसमें एक तो हमको ध्यान रखना है कि इसमें व्यक्तवाची वर्ण और व्यक्तवाच पूरा व वर्ण को लेके आया है। व्यक्तवाची वर्ण फिर व्यक्तवाच है ना। तो व वर्ण की बार बार हमने देखा। तो जब हमको ऐसे लगे कि व्यक्तवाची वर्ण व्यक्तवान आया है तो ये पतंजलि की डेफिनेशन है। तो व वर्ण की जो डेफिनेशन है वो किसकी है? पतंजलि की है। तो अगली जो कोटेशन है वो है, भाषा वह साधन है जिसके द्वारा मनुष्य अपने विचार दूसरों पर भली भांति प्रकट कर सकता है और दूसरों के विचार आप स्पष्टतया समझ सकते हैं। तो यहाँ पे आदान प्रदान से रिलेटेड या मनुष्य के विचारों से रिलेटेड या साधन के रूप में लगभग हर एक विद्वान के डेफिनेशन में हमको देखने को मिलती है। तो सोचने में हमको दिक्कत होती है कि डेफिनेशन किसकी है। बस दो बातें इस डेफिनेशन के लिए ध्यान रखनी है कि इसमें मनुष्य के विचार दूसरों पर भली भांति और दूसरों के विचार आप भली भांति स्पष्टतया समझते हैं। तो यहाँ आप की बात हो रही है, जो आप शब्द है ये महत्वपूर्ण है। तो इसको हमको ध्यान रखना है कि जब हम किसी अपने विचारों को दूसरों को भली भांति प्रकट कर सकते हैं और दूसरों के विचार आप स्पष्टतया समझ सकते हैं, तो जो ये आप स्पष्टता शब्द है ये किसी की डेफिनेशन में नहीं मिलेगी, चाहे कितनी भी परिभाषाएं दी गई हों। तो सब परिभाषाओं में जो आप स्पष्टतया समझ सकते हैं, इसी को ध्यान में रखिएगा। जब आप स्पष्टतया समझ सकते हैं ऐसे आता है तो आपको लेकर के हम ध्यान रखेंगे कि कामता प्रसाद गुरु ने कहा है। कामता प्रसाद क्या कहते हैं कि एक तो आप आदान प्रदान कर रहे हैं तो दूसरे आपकी बातों को समझ सकते हैं। दूसरा, उन्होंने आप शब्द को कोट किया है यहाँ पे कि आप उनकी बातों को आप अच्छे से समझ सकते हैं। तो जो आप शब्द का प्रयोग किया है ना, ये कामता प्रसाद गुरु ने किया है। तीसरा है, मनुष्य और मनुष्य के बीच वस्तुओं के, इस आप शब्दों को पहले आप ध्यान रखिएगा। ये आप आपको किसी के डेफिनेशन में नहीं मिलेगी। तो आप कहने वाले कामता प्रसाद गुरु हैं, इसको ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट जो परिभाषा आ रही है, मनुष्य और मनुष्य के बीच वस्तुओं के विषय में अपनी इच्छा और मति का आदान प्रदान करने के लिए व्यक्त ध्वनि संकेतों का जो व्यवहार होता है उसे भाषा कहते हैं। डॉक्टर श्याम सुंदर दास का एक कथन है। पूरी डेफिनेशन पढ़ लिए। अब इसको हम कैसे कोट करेंगे कि मनुष्य
है ना। तो यहाँ पे दिया है मनुष्य और मनुष्य श्याम सुंदर के दर्शन करना चाहता है। जब मनुष्य मनुष्य दो बार रिपीट हो जाए तो जो मनुष्य मनुष्य है यानी कि हर एक मनुष्य है ना, तो मनुष्य मनुष्य श्याम सुंदर के दर्शन करना चाहता है। तो ये श्याम सुंदर दास की डेफिनेशन है। क्या कहते हैं कि मनुष्य और मनुष्य के बीच वस्तुओं के विषय में अपनी इच्छा और मति का आदान प्रदान करने के लिए व्यक्त ध्वनि संकेतों का जो व्यवहार होता है उसे भाषा कहते हैं। अगली जो डेफिनेशन है वो है भाषा मनुष्यों की उस चेष्टा या व्यापार को कहते हैं। ये ध्यान में रखिएगा चेष्टा शब्द को, ठीक है। तो भाषा मनुष्यों की उस चेष्टा या व्यापार को कहते हैं जिससे मनुष्य अपने उच्चारणोपयोगी शरीरावयवों से उच्चारण किए गए वर्णात्मक या व्यक्त शब्दों द्वारा अपने विचारों को प्रकट कर सकता है। यानी कि मनुष्य की वह चेष्टा और व्यापार जिसमें वो अपने शरीर के अवयवों से उच्चारण किए हुए वर्णों का क्या करता है, व्यक्त शब्दों द्वारा विचारों को प्रकट करता है। इसमें जो चेष्टा है ना, तो चेष्टा क्या होती है, इच्छा होती है। तो चेष्टा क्या है, मंगल में जाने की है ना। तो चेष्टा क्या की है, मंगल में जाने की, केवल एक ट्रिक के माध्यम से कि वो चीज़ हम ध्यान में रख सकें। तो चेष्टा क्या की गई है, मंगल ग्रह में जाने की करी गई है। तो मंगलदेव शास्त्री का ये डेफिनेशन हो जाएगा। जहाँ पे चेष्टा शब्द आएगा तो मंगलदेव शास्त्री का हो गया। अगला जो कोटेशन है, जिन ध्वनि चिन्हों द्वारा मनुष्य परस्पर विचार विनिमय करता है उसे समष्टि रूप से भाषा कहते हैं। ठीक है, तो जिन ध्वनि चिन्हों द्वारा मनुष्य परस्पर विचार विनिमय करता है, यहाँ भी विचारों का आदान प्रदान या विचार विनिमय की बात करी है। तो जहाँ पर विचारों का देखिए, एक डेफिनेशन हम पढ़ रहे हैं कि विचारों को विनिमय करता है, एक डेफिनेशन आगे आएगी आदान प्रदान करता है। तो विनिमय करने वाला कौन था, आदान प्रदान कहने वाला कौन था, बात वही है। डेफिनेशन यही कहती है कि दोनों ने एक ही परिभाषा दी है, लेकिन ध्यान देना है कि शब्द क्या चुना था। एक ने चुना है विचार विनिमय और समष्टि रूप में उसको हम ये कहते हैं, और एक चुन रहे हैं आदान प्रदान करते हैं, है ना। तो अंतर हो जाता है थोड़ा सा। तो जो विचार विनिमय करते हैं उनको समष्टि रूप में भाषा कहते हैं, ये बाबूराम सक्सेना कहते हैं। कौन कहते हैं, विचार विनिमय शब्द आएगा तो ये बाबूराम सक्सेना कहते हैं। ठीक है, समष्टि रूप भी ध्यान रखिएगा, विचार विनिमय और समष्टि जो कहा है ये बाबूराम सक्सेना ने कहा है। इसके बाद अगली डेफिनेशन आती है, अर्थावान कंठोदगीर्णः ध्वनि समष्टि ही भाषा है। ठीक है, अब इसमें एक शब्द आया, देखिए अर्थवान, जिसमें अर्थ रखा हो ना, तो अर्थवान कंठोदगीर्ण ध्वनि समष्टि ही भाषा है। तो यहाँ पे कंठ से उद्गीर्ण कहा गया है। क्या कहा गया, कंठ से उद्गीर्ण। कैसा कंठ है, सुकुमार। ठीक है, कैसा कंठ है, सुकुमार। तो एक शब्द हमको मिल रहा है कंठोदगीर्ण। तो कंठ से उद्गीर्ण, किसके कंठ से उद्गीर्ण, तो सुकुमार के कंठ से उद्गीर्ण। ठीक है, तो सुकुमार के साथ हमारा कंठोदगीर्ण जुड़ जाएगा, तो ये डेफिनेशन हो जाएगी सुकुमार सेन की। अगली जो डेफिनेशन है वो है कि भाषा निश्चित प्रयत्न के फलस्वरूप मनुष्य के मुख से निश्चित वह सार्थक ध्वनि समष्टि है जिसका विश्लेषण और अध्ययन हो सके। ध्यान रखिएगा कि मनुष्य के मुख से निश्चित, ठीक है, और जिसका क्या हो सकता है, कहते हैं हम विश्लेषण और अध्ययन कर सकते हैं। ठीक, तो किसके मुख से निश्चित है, भोले के मुख से निश्चित है। ठीक है, भोले लोगों के मुख से निश्चित है, जिसको हम क्या कर सकते हैं, विश्लेषण और अध्ययन कर सकते हैं। तो भाषा निश्चित प्रयत्न के फलस्वरूप मनुष्य के मुख से निश्चित वह सार्थक ध्वनि समष्टि है जिसका विश्लेषण और अध्ययन हो सके। ये डेफिनेशन किसकी है, तो ये भोलानाथ तिवारी की है। अब इसमें दो शब्दों को कोट कर लीजिएगा कि जब वो भोले भाले लोगों के मुख से निश्चित होगी ना, तभी हम उसका विश्लेषण और अध्ययन कर सकते हैं, है ना। अब यहीं पे थोड़ा सा दिमाग लगाने की बात है कि कोई गलत व्यक्ति अगर कुछ बता रहा है तो हम उसका अध्ययन विश्लेषण नहीं करेंगे, लेकिन जब किसी भोले भाले के मुख से निश्चित होगी तो हम उसका क्या करेंगे, अध्ययन और विश्लेषण करेंगे। तो भोले भाले से भोलानाथ तिवारी यहाँ पे हो जाएंगे। अगला जो 8वीं परिभाषा है वो कहती है कि भाषा यादृच्छिक रूढ़ उच्चरित संकेत की वह प्रणाली है जिसके माध्यम से मनुष्य परस्पर विचार विनिमय, सहयोग अथवा भावाभिव्यक्ति करते हैं। तो इसको कैसे ध्यान रखेंगे, भाषा यादृच्छिक रूढ़ उच्चरित संकेत, एक ध्यान रखिएगा, रूढ़ उच्चरित संवेद। ठीक है, हमारी रूढ़िवादिता कहते हैं ना, बहुत धर्म में विश्वास करने की है या
पूजा पाठ की है या इस चीज़ से, है ना, रूढ़ रूढ़ उच्चरित। दूसरा शब्द आ रहा है कि संकेत की वह प्रणाली है जिसके माध्यम से मनुष्य परस्पर विचार विनिमय, सहयोग अथवा भावाभिव्यक्ति करता है। तो इसमें हमको दो शब्द पकड़ने हैं जहाँ पे रूढ़ और भावों की अभिव्यक्ति आएगी। तो रूढ़िवादिता है, देवों को पूजना रूढ़िवादिता है, तो उसी रूढ़िवादिता में आज भी भावाभिव्यक्ति होती है ना। तो देवों की पूजा करना रूढ़ि से चला आ रहा है और इस रूढ़िवादिता में आज भी भावाभिव्यक्ति हो रही है। तो रूढ़ और भावाभिव्यक्ति देव के लिए जुड़ जाएगा, तो देवेंद्रनाथ शर्मा का ये कोटेशन हो जाएगा। तो आचार्य देवेंद्रनाथ शर्मा, ध्यान दीजिएगा, रूढ़ उच्चरित और भावाभिव्यक्ति, है ना। जो रूढ़िता से रूढ़िवादिता है, कहते हैं उसकी पूजा करो, ये करो, तो आज भी उसमें भावाभिव्यक्ति देवों की पूजा के लिए होता है। ठीक है, तो रूढ़ शब्द से भावाभिव्यक्ति जुड़ेगा तो देवेंद्र के लिए देव हो जाएंगे, तो देवेंद्रनाथ शर्मा का ये डेफिनेशन हो जाएगी। अगली जो डेफिनेशन है वो कहती है कि ध्वन्यात्मक शब्दों द्वारा हृदयगत भावों तथा विचारों का प्रकटीकरण ही भाषा है। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान रखना है, जब हम ध्वनि कर रहे हैं, ध्वनि हमारे मुंह से निकल रही है और उस मुंह से जो शब्द बन रहे हैं और उन शब्दों से हमारे जो हृदय के भाव हैं और उसका और विचार, जो हमारे दिमाग के अंदर जो विचार हैं, उसका प्रकटीकरण ही भाषा है। ये कहने वाले कौन हैं? तो ये डॉक्टर पांडुरंग दामोदर गुणे कहते हैं। ठीक है, लेकिन बात क्या याद रखनी है कि इसमें हृदयगत भाव आ रहे हैं। ठीक है, एक बात याद रखनी है कि इसमें क्या आ रहे हैं, हृदयगत भाव आ रहे हैं। और क्या कह रहे हैं, जब हृदय के जो भाव आ रहे हैं ना, तो इसको हम प्रकट कर रहे हैं किसके सामने? दामोदर के सामने। ठीक है, तो हृदय में जो भाव आ रहे हैं उसको प्रकट कर रहे हैं दामोदर के सामने। तो हृदयगत भाव और प्रकटीकरण और दामोदर को हमको इसमें क्या करना है, याद करना है। ठीक है, इसके बाद अगली जो यहाँ पे हमारी जो भारतीय हैं, ये लगभग यहाँ पे पूरे हो गए। एक बार कोड वर्ड में देखिएगा, जब व्यक्तावाची वर्णा व्यक्तवाचा आए, व की आवृत्ति हो बार बार, व वो भी संस्कृत कोटेशन के साथ, तो पतंजलि की हो जाएगी। और अगर यहाँ पे कहेंगे कि जब हम मनुष्य अपने विचारों को भली भांति प्रकट कर सकता है और दूसरों के विचारों को आप समझ सकता है, कहते हैं, तो कामता प्रसाद हो जाएंगे। जब मनुष्य और मनुष्य आ जाएंगे तो मनुष्य श्याम सुंदर के दर्शन करना चाहता है। और जब कहेंगे कि उस चेष्टा को कहते हैं, तो चेष्टा मंगल में जाने की थी और मंगल से मंगलदेव शास्त्री हो जाएंगे। और जब आएगा कि विचारों का विनिमय करते हैं और उनको समष्टि रूप में कहते हैं, तो ये बाबू कहते हैं, तो बाबू राम सक्सेना हो गए। और इसके बाद जब आएगा कंठोदगीर्ण है, तो कंठोदगीर्ण है तो सुकुमार, उसका सुकुमार कंठ है ना, तो सुकुमार के साथ कंठोदगीर्ण जुड़ जाएगा। और इसके बाद जब कहेंगे कि मनुष्य के मुख से निश्चित है, जिसका विश्लेषण अध्ययन करते हैं, तो किस मनुष्य के मुख से निश्चित करते हैं? भोले भाले मनुष्य के, तो भोलानाथ तिवारी की हो गई। और जब कहा जा रहा है कि रूढ़ उच्चरित है ना, रूढ़ उच्चरित है और जिसमें हम आज भी भावाभिव्यक्ति करते हैं, तो देव की पूजा करते हैं, तो देवेंद्रनाथ की हो गई। और जब आता है कि हृदयगत भावों को प्रकट करते हैं किसके सामने? दामोदर के सामने। दामोदर विष्णु का आपका पर्याय हो गया। तो इस तरह से हमारी जो ये भारतीय जो विद्वान हैं उनके भाषा के संबंध में मत हो जाते हैं। अगली जो डेफिनेशन है, आगे जो है, आगे जो है पाश्चात्य विद्वानों के मत देखिएगा। पाश्चात्य विद्वान क्या कहते हैं कि भाषा और कुछ नहीं, केवल मानव की चतुर्बुद्धि द्वारा आविष्कृत एक ऐसा उपाय है जिसकी मदद से हम अपने विचार सरलता और तत्परता से दूसरों पर प्रकट कर सकते हैं, और जो चाहते हैं कि इसकी व्याख्या प्रकृति की उपज के रूप में नहीं बल्कि मनुष्यकृत पदार्थ के रूप में करना उचित है, तो ये डेफिनेशन हो जाएगी मैक्स मूलर की। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, चतुर्बुद्धि एक शब्द आया है, तो चतुर्बुद्धि क्या है? मैक्स गाड़ी को ड्राइव करने का, है ना, तो वही मैक्स गाड़ी चलाएगा जिसके पास चतुर्बुद्धि होगी। तो चतुर्बुद्धि जिसमें आएगा जिस कोटेशन में, तो मैक्स मूलर की ये डेफिनेशन है।
क्या कहते हैं, भाषा और कुछ नहीं है, केवल मानव की चतुर बुद्धि, जो मानव की चतुर बुद्धि होती है उसके द्वारा आविष्कृत एक ऐसा उपाय है जिसकी मदद से हम अपने विचार सरलता और तत्परता के साथ दूसरों पर प्रकट कर सकते हैं और जो चाहते हैं कि इसकी व्याख्या प्रकृति की उपज के रूप में नहीं बल्कि मनुष्यकृत पदार्थ के रूप में करना उचित होता है। मैक्स मूलर की ये डेफिनेशन है। बस एक शॉर्ट ट्रिक में आप याद रखिएगा, जहाँ पे चतुर बुद्धि दिखी तो मैक्स गाड़ी, तो चतुर लोग ही मैक्स गाड़ी चला सकते हैं, ऐसे थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, कोरिलेट करिएगा, तो चतुर बुद्धि से मैक्स मूलर हो जाएंगे। आगे जो दूसरी डेफिनेशन है पाश्चात्य विद्वान की, तो वो कह रहे हैं कि ध्वन्यात्मक शब्दों द्वारा विचारों का प्रकटीकरण ही भाषा है। ये हेनरी स्वीट कहते हैं। क्या कहते हैं, विचारों का प्रकटीकरण, जब ध्वन्यात्मक शब्द निकलते हैं उसके द्वारा विचारों का प्रकटीकरण, जब विचारों का प्रकट होगा ना, जब हमारे विचार क्या हैं जब वो प्रकट होंगे तब हमको वो स्वीट स्वीट लगने लगेंगे। जब तक हम किसी को जानेंगे ही नहीं तो कैसे वो हमको अच्छे लगेंगे, है ना। तो विचार जब प्रकट होंगे तो एक शब्द है विचारों का प्रकटीकरण, तो जब विचार प्रकट होंगे तभी वो क्या लगेंगे, स्वीट स्वीट लगेंगे। तो हेनरी स्वीट की डेफिनेशन हो जाएगी। नेक्स्ट जो है, भाषा उस स्पष्ट सीमित तथा सुसंगठित ध्वनि को कहते हैं जो अभिव्यंजना के लिए नियुक्त की जाती है। तो तीसरी डेफिनेशन है, भाषा उस स्पष्ट सीमित तथा सुसंगठित ध्वनि को कहते हैं जो अभिव्यंजना के लिए नियुक्त की जाती है। यहाँ पे एक शब्द आया है अभिव्यंजना, तो अभिव्यंजना का सिद्धांत दिया था क्रॉन्चे ने, तो उसी से हम क्या पकड़ लेंगे कि जहाँ पे अभिव्यंजना शब्द आएगा तो वो क्रॉचे की डेफिनेशन है। ठीक है, क्रॉचे की डेफिनेशन हो गई। नेक्स्ट जो है चौथा पॉइंट वो है कि भाषा एक प्रकार का चिन्ह है। चिन्ह से तात्पर्य उन प्रतीकों से है जिनके द्वारा मनुष्य अपना विचार दूसरों पर प्रकट करता है। ठीक है, यहाँ पे अपने विचारों को दूसरों पर प्रकट करने के लिए एक यूनिक शब्द आया है, चिन्ह या प्रतीक, इसको ध्यान दीजिएगा। ठीक है, चिन्ह या प्रतीकों का इसमें बात हुई है कि जब हमने अपने विचारों को जब हम किसी के सामने व्यक्त करते हैं तो एक प्रकार का चिन्ह या प्रतीक है कह रहे हैं जिससे मनुष्य अपने विचारों को दूसरों पर प्रकट करता है। और ये प्रतीक भी क्या कह रहे हैं, कई प्रकार के होते हैं। तो जो चिन्ह हैं जिससे हम लोगों को अपनी बातें पहुँचाते हैं या विचार पहुँचाते हैं, तो उन जो प्रतीक या चिन्हों को हम प्रयोग करते हैं ना, वो भी कई प्रकार के होते हैं कह रहे हैं। तो इन्होंने 3 प्रकार के यहाँ पे प्रतीक बताए हैं, एक नेत्रग्राह्य, एक श्रोत्रग्राह्य और एक स्पर्शग्राह्य। ध्यान रखिएगा, तीनों मोस्ट इम्पोर्टेंट है, नेत्रग्राह्य, श्रोत्रग्राह्य और स्पर्शग्राह्य। तो जिसमें सुन सकते हैं, देख सकते हैं और स्पर्श कर सकते हैं ना, तो इस तरह से तो ये 3 बताए हैं और कहते हैं कि वस्तुतः भाषा की दृष्टि से श्रोत्रग्राह्य प्रतीक ही सर्वश्रेष्ठ है। ठीक है, तो ये जो इन तीनों में भी जो नेत्रग्राह्य है और जो श्रोत्रग्राह्य है और जो स्पर्शग्राह्य है, इन तीनों में से भी श्रेष्ठ किसको कह रहे हैं, जो श्रोत्रग्राह्य है। ठीक है, उसको कह रहे हैं कि वो श्रेष्ठ है। अब एक महत्वपूर्ण बात इसमें है, ये कोटेशन किसकी है, तो जितने चिन्ह और प्रतीक आ रहे हैं ना, उन चिन्ह और प्रतीकों को एक जगह हमको बांध लेना है, तो बांद्रे की है ये। ठीक है, तो चिन्ह प्रतीक जैसे ही आपके दिमाग में आ जाए कि चिन्ह और प्रतीकों को लेके कौन आए थे, तो इन चिन्ह और प्रतीकों को हमको एक साथ क्या करना है, बांध लेना है। तो बांद्रे की ये डेफिनेशन है। अब ध्यान रखना है, यहाँ से 2-3 क्वेश्चन बन सकते हैं कि बांद्रे ने किन चिन्ह प्रतीकों को, मतलब जो चिन्ह या प्रतीकों को बताया है विचारों का आदान प्रदान का माध्यम, तो वो प्रतीक क्या क्या हैं पूछे सकते हैं। तो तीनों के नाम आपको याद होने चाहिए क्योंकि चौथा नाम कुछ और भी डाल सकते हैं। तो इसलिए नेत्रग्राह्य होता है, हाँ, आँखों के द्वारा सुन ली, श्रोत्रग्राह्य होता है सुनने के द्वारा, स्पर्शग्राह्य होता है छू करके वाला, है ना। तो 3 को आप ध्यान रखिएगा। अगर प्रश्न बन जाता है कि ये तीनों का नाम लेके, तीनों प्रतीकों का, नेत्र, स्रोत और स्पर्श ग्राह्य, इन तीनों को प्रतीक चिन्ह के रूप में विचारों के आदान प्रदान के लिए किसने इसको बताया है, अगर प्रश्न पूछते हैं तब आपको याद रखना है कि ये प्रतीक चिन्ह के रूप में बांद्रे ने आया है। ठीक है, इन तीनों को हमको बांध लेना है, तो बांद्रे की हो गई। इसके बाद एक प्रश्न इसमें बनता है कि तीनों जो इन्होंने अपने विचारों को करने के लिए जो 3 प्रतीक बताए हैं, उन 3 प्रतीकों में से श्रेष्ठ किसको कहा है। ठीक है, तो इसमें जो भाषा की दृष्टि से श्रेष्ठ कहा है या सर्वश्रेष्ठ कहा है वो श्रोत्रग्राह्य है, ये हमको ध्यान रखना है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ठीक है, 3 है, नेत्र है, स्रोत है और स्पर्श है, लेकिन श्रेष्ठ किसको कहा है भाषा के लिए, इन्होंने श्रोत्रग्राह्य को कहा है, इसको हमको ध्यान रखना है। अगला जो डेफिनेशन है
वो कहते हैं कि मनुष्य ध्वन्यात्मक शब्दों द्वारा अपना विचार प्रकट करता है। मानव मस्तिष्क वस्तुतः विचार प्रकट करने के लिए ऐसे शब्दों का निरंतर उपयोग करता है। इस प्रकार के कार्यकलाप को ही भाषा की संज्ञा दी जाती है। ये कौन कहते हैं? ओतो येस्पर्सन कहते हैं। ठीक है, अब एक बार डेफिनेशन और ध्यान से पढ़िए। मनुष्य ध्वन्यात्मक शब्दों द्वारा अपना विचार प्रकट करते हैं, ऐसा लगभग सब में मिल रहा है हमको, है ना। तो मानव मस्तिष्क जो है वस्तुतः विचार प्रकट करने के लिए ऐसे शब्दों का निरंतर उपयोग करता है। अब यहाँ पे दो चीज़ इन्होंने योग करी, इनके उसमें अलग आया है। एक आया है मानव मस्तिष्क और एक आता है निरंतर उपयोग, है ना। तो मानव का जो मस्तिष्क होता है वो निरंतर उपयोग करता है, कह रहे हैं। तो मानव का मस्तिष्क अगर निरंतर उपयोग कर रहा है तो वो जो मानव है वो क्या है? एक पर्सन ही तो है। तो इस मानव के मस्तिष्क को अगर कोई निरंतर उपयोग कर रहा है तो निरंतर उपयोग करने वाला भी एक पर्सन है, ऐसे ध्यान रखिएगा। तो ये क्या हो जाएंगे? ये जैसे ही पर्सन आपके दिमाग में आ जाएगा तो येश पर्सन हो जाएंगे। ओतो येश पर्सन। ठीक है, येश में भी आगे पर्सन लग रहा है और पर्सन किसके लिए रहा है? एक व्यक्ति विशेष के लिए हो जा रहा है ना। तो ऊपर कह रहे हैं कि मानव मस्तिष्क ऐसे इसके लिए विचार प्रकट करने के लिए क्या करता है? निरंतर उपयोग करता है, कह रहे हैं। तो मानव मस्तिष्क को ध्यान रखेंगे, मानव मस्तिष्क और निरंतर उपयोग करता है। तो मानव के मस्तिष्क का निरंतर उपयोग कोई पर्सन ही करता है ना। तो क्या हो जाएगा? येश पर्सन हो जाएगा और उनका पूरा नाम हो गया ओतो येश पर्सन। आगे है, विचारों की अभिव्यक्ति के लिए जिन व्यक्त एवं स्पष्ट ध्वनि संकेतों का व्यवहार किया जाता है उसे भाषा कहते हैं। ठीक है, यहाँ आपको छोटा सा याद करना है कि विचारों की अभिव्यक्ति। तो जब विचारों की अभिव्यक्ति करनी होगी, ये अभिव्यक्ति शब्द यहाँ पे एक यूनिक है और इस अभिव्यक्ति को जब आपको अपने विचारों की अभिव्यक्ति करनी है तो हमको कहाँ जाना पड़ेगा? गार्डन में जाना पड़ेगा। ठीक है, तो विचारों की जब अभिव्यक्ति करनी है तो हमको गार्डन में चले जाना है। तो गार्डनियर की ये डेफिनेशन है। तो विचारों की अभिव्यक्ति से पकड़ लीजिए और विचारों की अभिव्यक्ति जब करनी है तो हमको गार्डन में चले जाना है। तो गार्डनियर की ये हो जाएगी। ठीक है, इसमें एक बार और इसको पढ़ लीजिए कि विचारों की अभिव्यक्ति के लिए जिन व्यक्त और स्पष्ट ध्वनि संकेतों का व्यवहार किया जाता है उसे हम भाषा कहते हैं। तो विचारों की अभिव्यक्ति कहाँ होनी है? गार्डन में होनी है। ठीक है, तो गार्डनियर की ये डेफिनेशन हो गई। अगली जो है उसमें कह रहे हैं कि भाषा यादृच्छिक ध्वनि संकेतों की वह प्रणाली है जिसके माध्यम से मानव परस्पर विचारों का आदान प्रदान करता है। ठीक है, तो यहाँ पे कह रहे हैं कि जो भाषा है जब वो यादृच्छिक ध्वनि संकेतों की वह प्रणाली है, कह रहे हैं भाषा को, जिसके माध्यम से मानव परस्पर विचारों का आदान प्रदान कर रहा है। वहाँ हमने वहाँ पर विनिमय पढ़ा था, यहाँ पे आदान प्रदान पढ़ रहे हैं। जब आदान प्रदान शब्द दिखेंगे ना तो वहाँ पे क्या करना है? हमको ब्लॉक कर देना है ट्रैगर दबा के। ठीक है, जब आदान प्रदान है तो हमको कहना है कि हमको आपके साथ कोई आदान प्रदान नहीं करना है, यानी कि हम आपको ब्लॉक कर रहे हैं ट्रैगर दबा के। ठीक है, तो ब्लॉक और ट्रैगर की हो गई जब आदान प्रदान शब्द दिखेंगे। ठीक है, विचार विनिमय या ऐसे विनिमय इनमें नहीं, केवल आदान और प्रदान होने चाहिए। तो आदान प्रदान में हमको ब्लॉक करके ट्रैगर दबाना है। ठीक है, तो ब्लॉक और ट्रैगर की ये डेफिनेशन हो गई जहाँ पे आदान प्रदान आएगा। अगली जो डेफिनेशन है उसमें कहते हैं कि भाषा यादृच्छिक ध्वनि संकेतों की वह पद्धति है जिसके द्वारा मानव समुदाय परस्पर सहयोग एवं विचार विनिमय कहते हैं। यहाँ पे ध्यान रखिएगा, एक तो आ रहा है मानव का समुदाय और एक आ रहा है परस्पर सहयोग। ठीक है, जहाँ पे पूरा सहयोग, पूरा समुदाय और पूरा सहयोग की भावना आएगी तो नाम भी स से ही आएगा, श्रुतेवा। ठीक है, श्रुतेवा, मानव के समुदाय को और सहयोग करेगा कौन? स से ही श्रुतेवा करेगा। तो श्रुतेवा की ये डेफिनेशन हो गई। अगला देखिएगा, अब है भाषा की उत्पत्ति के प्रमुख सिद्धांत एवं उसके प्रवर्तक निम्नलिखित हैं। सबसे पहले देखिए दिव्य उत्पत्ति है। अब जहाँ पे हम बात ही कर रहे हैं दिव्य उत्पत्ति, है ना, सिद्धांत क्या है? दिव्य उत्पत्ति है। जब दिव्य उत्पत्ति की बात हो रही है तो ये कहाँ पे होगी? हमारे प्राचीन धर्म ग्रंथों में होगी, है ना। दिव्य उत्पत्ति आज तो वर्तमान में कहीं पे देखी नहीं जाएगी, तो इनको हम किसी धार्मिक पुस्तक में या ग्रंथ में पढ़ेंगे तो दिव्य उत्पत्ति का जो सिद्धांत है वो प्राचीन धर्म ग्रंथ में मिलेगी।
इसके बाद है संकेत। संकेत कौन दे रहा है? संकेत रूस दे रहा है, ठीक है। जब संकेत के सिद्धांत की बात आई तो एक कंट्री देश याद कर लीजिए, रूस। संकेत किसने दिए थे? रूस ने दिए थे। तो रूसों का ये मत है, संकेत का सिद्धांत रूसों का हो गया। इसके बाद हो गया रणन। रणन रणन का जो सिद्धांत था ये किसने दिया था? 3 लोगों ने रणन दिया था। रणन में भी 3 वर्ण हैं, रणन, और इसमें 3 लोग हैं, ठीक है। तो एक प्लेटो और एक हेज और एक मैक्स मूलर, ठीक है। रणन रणन में 3 है, रणन में 3 लोग भी हैं, तो हेज, मैक्स मूलर और इसमें आ जाएंगे प्लेटो, ठीक है। प्लेटो, हेज और मैक्स मूलर आ जाएंगे। इसके बाद जब इंगित का सिद्धांत है, कहते हैं इंगित कर देते हैं, कोई चीज़ हमको इंगित करनी पड़ती है, तो इंगित का सिद्धांत किसने दिया? तो हम कह रहे हैं कि आप राय देते हैं तो हम इस चीज़ को इंगित कर देते हैं, है ना। आप थोड़ी सी, आपसे राय चाहिए, आप अगर अपनी राय दे दो तो हम इसको इंगित कर देते हैं। तो इंगित के लिए राय मांगी थी, ठीक है। तो इंगित करनी है कोई चीज़ तो राय मांगेंगे, तो इंगित का जो सिद्धांत है वो राय ने दिया था, आगे डॉक्टर राय ने दिया था। फिर इसके बाद आता है धातु, ठीक है। धातु होती है ना, धातु आपने देखा होगा, जैसे कॉपर, ये तांबा, पीतल वगैरह, ये धातुएं होती हैं। तो धातु से क्या बनी है? धातु से हेज नाम का एक व्यक्ति है, उसने मैक्स गाड़ी बनाई है, ठीक है। धातु से हेज नाम के व्यक्ति ने मैक्स गाड़ी बनाई है, हेज और मैक्स मूलर की का ये सिद्धांत हो गया। इसके बाद श्रम ध्वनि है। श्रम ध्वनि कहते हैं ना, अगर आप बहुत श्रम करेंगे तो आपके तो न्वारे न्वारे हो जाएंगे, है ना। आप कोई भी कार्य में सफल हो जाएंगे, आपके न्वारे न्वारे हो जाएंगे। तो जब श्रम ध्वनि हो जाए, जब किसी चीज़ के लिए श्रम कर लें तो वहाँ पे क्या हो जाएंगे? न्वारे न्वारे हो जाएंगे। तो श्रम ध्वनि में जो सिद्धांत है ये न्वारे का हो गया। इसके बाद है संपर्क। संपर्क का जो सिद्धांत है, तो एक बीमारी होती है रेवेज, है ना। तो संपर्क, उसके संपर्क में मत जाना वरना रेवेज हो जाएगा कह रहे। तो हमको बीमारी का नाम याद रखना है रेवेज, जो रेवीज होती है, ठीक है, उसको रेवेज करके याद कर लीजिए। तो क्या कहते हैं, संपर्क कैसे होगी? जब उसके संपर्क में जाएंगे, है ना। तो संपर्क से रेवेज हो जाएगा, वहाँ मत जाओ। तो संपर्क का जो सिद्धांत है वो रेवेज द्वारा दिया गया है। इसके बाद है समन्वय, ठीक है। तो जब समन्वय कहते हैं हर चीज़ को जोड़ के चलना, है ना। समन्वय का सिद्धांत हर चीज़ को मतलब अपने साथ संजो के चलना या जोड़ के चलना। तो समन्वय, जब कोई भी व्यक्ति किसी भी चीज़ को समन्वय करके चलेगा तो वहाँ पे क्या लगने लगेगा? वो सब स्वीट स्वीट लगने लगेगा। तो हेनरी स्वीट का ये सिद्धांत हो गया, ठीक है। समन्वय का सिद्धांत है हेनरी स्वीट का। आगे कह रहे हैं कि सन 1866 ईस्वी में पेरिस में भाषा विज्ञान की एक समिति ला सिसिएते द लिंग्विस्टिक ने अपने अधिनियम में निर्देश दिया कि भाषा की उत्पत्ति और विश्व भाषा निर्माण, इन 2 विषयों पर विचार नहीं किया जाएगा। ध्यान रखिएगा, एक भाषा समिति है, कहाँ पर है? पेरिस में है ये, ठीक है। ये भाषा विज्ञान की एक समिति कहाँ पे थी? पेरिस में थी। और इन्होंने क्या लिखा कह रहे हैं? ला सिसिएते द लिंग्विस्टिक, ये एक इनके द्वारा एक अधिनियम दिया था, कह रहे हैं अपना ये अधिनियम निकाला और उसमें इन्होंने निर्देश दिया था, कह रहे हैं कि भाषा की उत्पत्ति और विश्व भाषा निर्माण, इन 2 विषयों पर विचार नहीं किया जाएगा। कब दिया था इन्होंने? 1866 में दिया था, ठीक है। तो ये चीज़ इम्पोर्टेंट है, भाषा की उत्पत्ति और विश्व भाषा निर्माण, ये 2 विषय इन्होंने तय किए। तो पूछ सकते हैं कि जो ला सिसिएते द लिंग्विस्टिक है ये क्या है? तो भाषा विज्ञान की ये एक अधिनियम था, इन्होंने अपना एक अधिनियम दिया था जिसमें इन्होंने निर्देश दिया था, ठीक है। किसने दिया था? तो भाषा विज्ञान की एक समिति ने दिया था और ये समिति का नाम क्या है? ला सिसिएते द लिंग्विस्टिक, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया? एक अधिनियम में निर्देश दिया था। तो पूछ सकते हैं कि ला सिसिएते द लिंग्विस्टिक क्या है? तो ये एक समिति है, भाषा विज्ञान की एक समिति है जो कहाँ पे बैठी थी? पेरिस में, ठीक है। कब? 1866 में। और इन्होंने क्या बातें बताई उसमें इन्होंने निर्देश दिए कि भाषा की उत्पत्ति और विश्व भाषा निर्माण, इन 2 विषयों पर विचार नहीं किया जाएगा। ये प्रश्न बन सकता है कि जो भाषा विज्ञान की एक समिति थी ला सिसिएते द लिंग्विस्टिक, इन्होंने किस पर निर्देश दिया था? तो भाषा की उत्पत्ति और विश्व भाषा निर्माण पे कोई भी विचार नहीं किया जाएगा, ठीक है। तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इसको याद रखेंगे। आगे कहते हैं कि जो अगला है इसकी विशेषताएं हैं भाषा की। तो क्या विशेषताएं भाषा की बताई जा रही हैं, इसको देखिए। भाषा एक सामाजिक संपत्ति है,
ठीक है। भाषा समाज से मिलती है तो सामाजिक संपत्ति है। भाषा सतत प्रवाहमान, सहज और नैसर्गिक होती है, ये भी ठीक है ना। ये बहती रहती है, सहज भी होती है और नैसर्गिक भी होती है। भाषा अर्जित संपत्ति है, कहीं पर भी जाइए आप इसको सीख लेते हैं, अर्जन कर लेते हैं, तो अर्जित संपत्ति भी है। भाषा परिवर्तनशील है, तो पहले कुछ और थी, बाद में कुछ और हो रही है, आगे कुछ और होगी, यानी कि ये बदलती रहती है। भाषा भाव संप्रेषण का माध्यम है, ये भी सत्य है, क्योंकि जब आप किसी को अपने विचार देंगे तो हमारी भाषा ही है जो हमारे एक दूसरे को, हमारे विचारों को एक दूसरे तक पहुंचाती है। ठीक है। भाषा अर्जित संपत्ति है। भाषा जैसे हम अपने माँ बाप से अर्जन करते हैं, कहीं दूसरी जगह चले तो वहाँ से भी अर्जन कर लेते हैं, तो यानी कि हमको हर तरह की भाषा सीखने की एक प्रवृत्ति होती है, हमें अर्जन उसका कर सकते हैं, अर्जित संपत्ति है। भाषा अनुकरण से भी सीखी जा सकती है ना, कोई दूसरी लैंग्वेज भी हम उसको सीख सकते हैं, यानी अनुकरण से भी हम उसको सीख सकते हैं। भाषा जटिलता से, मोस्ट इम्पोर्टेंट लाइन यही है कि भाषा जटिलता से सरल, जैसे भाषा कहने में लगता है ना कि सरल से जटिल की ओर जाती होगी, नहीं, पहले भाषा जटिल है और जटिल से फिर सरल की ओर जाती है, और भाषा संयोगात्मक है और संयोगात्मक से वियोग की तरफ जाती है। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। भाषा पहले जटिल है फिर सरल होती है, पहले कठिन है फिर उसके बाद सरल होती है, और भाषा पहले संयोगात्मक है, मिली हुई है, फिर उसके बाद वियोगात्मक होती है। भाषा परंपरागत वस्तु है, यानी कि परंपरा से चली आ रही है, तो ये परंपरागत वस्तु भी है। प्रत्येक भाषा की संरचना पृथक होती है। ठीक है, हर भाषा, जैसे आप अलग अलग देशों में, अलग अलग राज्यों में देख लेते हैं कि भाषा में कोई ना कोई अंतर होता है, तो हर भाषा का क्या होती है, जो संरचना होती है वो पृथक होती है, ये भी सही है। भाषा विकास के प्रमुख चरण निम्नलिखित हैं। अब भाषा जो विकास करती है ना, कैसे करती है, आप इसको, पहले तो एक ट्रिक भी है कि इसमें ऐसे कर लीजिए कि पहले पहले लेटर ले लीजिए, आवालिया कर लीजिए, तो आवालिया ये भाषा के 4 प्रमुख चरण होते हैं। लेकिन अगर एक समझ के करते हैं कि ये लंबे समय तक याद रहे, तो जैसे आंगिक है, तो पहले जैसे नहीं, ऐसे क्रिएट कर लीजिए कि पहले इंसान कुछ नहीं जानता था, तो हमारी जो अंग की चेष्टाएँ हैं इशारों के द्वारा, है ना, जिसको हम सांकेतिक भाषा कह देते हैं एक तरह से, कि बोल नहीं पाता था या कुछ समझ नहीं पाता, तो सीधे हाथों से जो इशारे करता था, हमारे शरीर के अवयवों से जो बातें बताता था, तो वो आंगिक में आ गया। धीरे धीरे विकास हुआ, वो बोलने लगा, है ना, अब लिखना पढ़ना तो जानेगा नहीं तुरंत से, तो बोलने लगा, उसने भाषा का विकास हुआ थोड़ा सा, तो वो बोलने लगा, तो वाचिक हो गया। जब बोल लिया तो फिर उसके बाद उसने सोचा कि अब मैं वो कर रहा हूँ तो मैं पढ़ भी सकता हूँ, लिख भी सकता हूँ, तो लिखने लगा, तो लिखित हो गई, है ना। जब लिख लिया तो आज फिर वो यांत्रिक रूप में हम देखते हैं, जैसे कंप्यूटराइज लैंग्वेज है या अन्य जो हम साधनों के रूप में यंत्र को ले लेते हैं, तो अब यांत्रिक है। तो ठीक है, भाषा के 4 उसमें हम इसको ऐसे भी एक सरलतम ढंग से याद कर सकते हैं, पहले आंगिक, फिर उसके बाद वाचिक, फिर उसके बाद लिखित, और फिर उसके बाद यांत्रिक। तो इस तरह से भाषा के जो विकास के 4 चरण हैं वो ये थे। अब है भाषा के विविध रूप होते हैं जो निम्नलिखित हैं। एक है मानक या परिनिष्ठित भाषा, जिसको स्टैंडर्ड लैंग्वेज कहते हैं। ठीक है, मानक या परिनिष्ठित भाषा, बाद में जब कहते हैं ना कि कोई बोली जब साहित्य में लिखी जाती है तो उसको पहले परिनिष्ठित किया जाता है ना, तो उसको सुधारा जाता है या उसमें कमियों को दूर किया जाता है, तो परिनिष्ठित भाषा हो जाती है, मानक भाषा हो जाती है, वो हमारे साहित्य में आ जाती है। तो मानक या परिनिष्ठित भाषा यानी कि स्टैंडर्ड लैंग्वेज होती है। एक होती है विभाषा, उपभाषा, प्रांतीय भाषा या बोली, इसको क्षेत्रीय भाषा के रूप में भी जान सकते हैं। तो विभाषा, उपभाषा, प्रांतीय भाषा या बोली या क्षेत्रीय भाषा। ठीक, फिर एक भाषा अपभाषा, अभ्रष्ट भाषा या अमानक भाषा भी होती है। जैसे अगर भाषा में कहीं कोई कहे कि अमानक भाषा भी होती है, अगर विशेषता में दे दिया वहाँ पे, तो 2 मिनट के लिए सोचेंगे अरे भाषा अमानक भी होती होगी क्या, नहीं, तो हम इसको गलत कर सकते हैं ना। तो भाषा अभ्रष्ट भी होती है, अपभाषा भी होती है, अमानक भी होती है, इसको ध्यान रखेंगे, ये मोस्ट है। व्यक्ति बोली भाषा होती है ना, और इसके बाद विशिष्ट भाषा होती है जिसको हम प्रोफेशनल लैंग्वेज कहते हैं। विशिष्ट भाषा होती है, कूट भाषा होती है जहाँ पे हम छोटे छोटे शब्दों में जैसे वो कर देते हैं, अपनी बातों को दूसरे तक पता कर लेते हैं और उनको नहीं पता, जिसको कूट भाषा कहा जाता है। फिर इसके बाद है कृत्रिम भाषा, है ना, भाषा कुछ कृत्रिम भी बनाई गई है जिसको आर्टिफिशियल लैंग्वेज कह सकते हैं। इसके बाद राष्ट्रभाषा होती है जिसको हम कहते हैं नेशनल लैंग्वेज, और अभी हमारे भारत की तो हिंदी को नहीं राष्ट्रभाषा का दर्जा है,
और वैसे कुछ जगह पे उनके देश, उनके जो कंट्री देश है, उनकी भाषाओं को राष्ट्रभाषा का दर्जा मिला हुआ है। लेकिन यहाँ पे अभी हमारी हिंदी राजभाषा के अंदर आती है। तो यही है, जहाँ पे ज़्यादा लोगों के द्वारा जब बोली जाती है या उसको ज़्यादा लोगों से वो मिल जाता है, तो उस भाषा को क्या कहा जाता है? राष्ट्रभाषा कहा जाता है। तो हमने भाषा का आज परिभाषाएं, थोड़ा भाषा की जो विशेषताएं हैं उसको देखा। अगर क्लास अच्छी लगी हो तो आप अपने कमेंट्स के द्वारा सूचित करिएगा, और इससे भी और बेहतर करने की मैं कोशिश करूँगी। कल हम पढ़ेंगे विश्व की भाषाएं और वर्गीकरण। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का जुड़ने के लिए। आभार।